Hello dear aspirants and welcome to EduTab. So guys, if you're preparing for RBI Grade B exam for next year or any banking exam which are approaching in this year, this series is going to be very beneficial for you. This is our foundation series wherein we are picking up all the concepts that you need to build up to prepare for English language in these for these exams. So this is lecture number 9 for your foundation series for regulatory body plus banking exams. So guys, don't forget to like the session and don't forget to subscribe if you're here for the first time. And before we go any further, I would like to inform you about our special course which you can use to prepare for your exams further. So guys, I'll just take 20 seconds, although the link is given in the description of the video. But let me show you a simple way of going about it, guys. What you need to do is just go to your browser and type edutap.in. EDUTAP edutap.in, and as you press enter, you will land on our home page. You'll see all the courses available to you. In between, you'll see banking courses. Click on this, scroll down, and you will see a 2-day free demo course for your banking exam Mahapack course. Guys, this is a free course. This is absolutely free, and for 2 days you can use it to watch absolutely anything and everything that you want. So you'll all the classes will be available to you for 2 days. You can watch any number of lectures, you can see the questions and everything, and that will give you an idea of what kind of content quality we provide you in these in this course. So come join us, and this will definitely help you in the long run. So absolutely free of cost, nothing to pay here. So just join in for 2 days, experience the content quality of the course, and then make your wise decision. Okay. All right, guys. So that was about our special course. Now let's begin with the today's lecture. So guys, this is lecture number 3 for your pronouns topic. तो अभी हमने pronouns का topic किया था. उसके अभी तक हमने 2 लेक्चर्स किए हैं. पहले लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था प्रोनाउंस का, और सेकंड लेक्चर में हमने कुछ 6 रूल्स कवर किए थे कि कौन से वो एक्सेप्शनल रूल्स हैं जो आपको प्रोनाउंस में याद रखने होते हैं. नाउ दिस इज लेक्चर 3, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और आज हम अपने इसके सारे रूल्स कंप्लीट कर लेंगे. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, रूल नंबर 7 क्या है? रूल नंबर 7 इज अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था. व्हाट आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस? जब सेंटेंस में सब्जेक्ट बेसिकली एक्ट्स अपॉन इटसेल्फ, जब सब्जेक्ट खुद पे ही काम करने लग जाता है, मतलब जब वो सब्जेक्ट ही सेंटेंस का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है बेसिकली. देखो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वैसे क्या होते हैं गाइस? सब्जेक्ट इज द ऑनर ऑफ द सेंटेंस एंड ऑब्जेक्ट इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन. लेकिन अगर कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही इंसान हो जाए, मतलब सब्जेक्ट खुद पे ही काम करने लग जाए, तब हम कौन से प्रोनाउंस यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. सो जैसे मैं बोलता हूँ कि आई टॉट माई सेल्फ हाउ टू ड्राइव, कि मैंने खुद ही गाड़ी चलाना सीखा है. आई कट माई सेल्फ वाइल शेविंग दिस मॉर्निंग, कि सुबह शेव करते हुए मैंने खुद को काट लिया. तो शेविंग करते हुए मैंने एक्ट किया, और किस पे एक्ट किया? खुद पे ही. तो जब मैं ही डूअर ऑफ द एक्शन हूँ और मैं ही रिसीवर ऑफ द एक्शन हूँ, तब हम क्या यूज करते हैं गाइस? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. याद है चीज? तो अब इसमें एक और बड़ा ही पिक्यूलियर सा रूल है जो आपको याद रखना है गाइस. अब कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना कंपलसरी होता है, लेकिन हमें कभी ये चीज़ किसी ने बताई नहीं है, इसलिए हम इसको फॉलो नहीं करते अपनी डे टू डे लाइफ्स में. लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो कौन सी वर्ब्स है गाइस? ये देखो, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इनको नोट डाउन करिएगा. अवेल, प्राइड, रिकनसाइल, रिजाइन, अप्लाई, अम्यूज, एब्सेंट, एक्सर्ट, एक्विट, अवेंज, और इसके साथ एक और भी आती है, इंजॉय. अब ध्यान से समझना गाइस, अगर कभी किसी सेंटेंस में ये वर्ब्स यूज हो रही हैं एक्शन वर्ब की तरह, मतलब मेन वर्ब की तरह, तो अगर किसी सेंटेंस में इनमें से कोई भी वर्ड मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो हमें क्या ध्यान रखना है? इनके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना कंपलसरी होता है. लेकिन हम लगाते नहीं है क्योंकि हमें आज तक किसी ने ये चीज़ बताई नहीं है. मैं पहले आपको इन सबका एक बार मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ, फिर एग्जांपल्स दूंगा. अवेल क्या होता है गाइस? जैसे हम बोलते हैं, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, मतलब किसी चीज़ का लाभ उठाना, फ़ायदा उठाना. ठीक है, किसी चीज़ का यूटिलाइज करना. प्राइड, खुद पे घमंड करना.
रिकनसाइल, अपने आप को समझाना, अपने आप को कन्विंस करना। रिजाइन, अब देखो एक वैसे तो नॉर्मली रिजाइन क्या होता है गाइस, अपने नौकरी से रिजाइन करना, लेकिन यहाँ पे रिजाइन का एक और मतलब होता है, वो वाला रिजाइन है ये। रिजाइन का एक और मतलब होता है अपने आप को किसी के भरोसे छोड़ देना। जैसे आफ्टर आफ्टर द एग्जाम्स स्टूडेंट्स रिजाइन देमसेल्व्स टू गॉड, कि भाई एग्जाम के बाद बच्चे सब किस पे छोड़ देते हैं, भगवान पे छोड़ देते हैं, कि भाई जो भी रिजल्ट होगा भगवान देख लेंगे। तो रिजाइन होता है अपने आप को किसी के भरोसे छोड़ देना। अप्लाई अपने आप को किसी काम में समर्पित करना, ठीक है, इन्वेस्ट करना। अम्यूज, अपना अपना मनोरंजन करना, या जैसे इंजॉय और अम्यूज एक ही चीज़ है। तो आपने अपना मनोरंजन कैसे किया? आई अम्यूज्ड माई सेल्फ बाय वॉचिंग अ मूवी ऑन द संडे। एक्सर्ट, जोर लगाना, ठीक है, जैसे यू शुड एक्सर्ट ऑन योर स्टडीज या यू शुड एक्सर्ट योर सेल्फ ऑन योर स्टडीज। एक्विट, एक्विट होता है, देखो वैसे एक्विट एक लीगल टर्म है, इसका मतलब होता है बाइज्जत बरी हो जाना, लेकिन यहाँ पे एक्विट का दूसरा मतलब है, जो एक और मीनिंग होता है एक्विट वर्ड का, वो यहाँ पे है। उसका मतलब होता है अपने आप को किसी काम में डेडिकेट करना, जैसे द सोल्जर्स एक्विटेड देमसेल्व्स इन द सर्विस ऑफ देयर कंट्री। और अवेंज होता है अपना बदला लेना। इंजॉय, मनोरंजन करना। तो गई सब इनमें गलती क्यों होती है गई, हमें कभी किसी ने बताया नहीं है। अब देखना मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनना गई। फॉर एग्जांपल जैसे आपके एग्जाम नज़दीक आ जाते हैं, मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि बेटा एग्जाम नज़दीक आ गए हैं, पढ़ाई पे जोर दो, राइट? बोलते हैं, ऑल ऑफ यू एग्री विद मी कि एग्जाम नज़दीक आ गए, पढ़ाई पे जोर दो। ये बोला जाता है सभी को, बचपन से सभी ने सुनी होगी ये बात। लेकिन अब इसमें गलती कहाँ पे, डिस्क्रिपेंसी कहाँ पे है? देखो आपके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं कि एग्जाम नज़दीक आ गए, पढ़ाई पे जोर दो। पढ़ाई पे जोर कैसे दोगे गाइस आप? क्या मतलब चार किताबें रख के बैठ के उसके ऊपर फिर पढ़ोगे, वो होगा पढ़ाई पे जोर? आपको जोर किस पे देना है, पढ़ाई पे या खुद पे? आप पुश किसको करोगे पढ़ने के लिए? अपने आप को पुश करोगे ना। तो आपको पढ़ाई पे जोर देना है या खुद पे जोर देना है? तो जोर देना है खुद पे। बोलते क्या है हम? पढ़ाई पे जोर दो। तो अभी इंग्लिश में जब इसको बोला जाता है तो क्या बोला जाता है? यू शुड एक्सर्ट योर सेल्फ ऑन योर स्टडीज, कि अपने आप पे जोर दो, किसके लिए? पढ़ाई के लिए। ठीक है, जैसे अवेल, अवेल होता है किसी अपॉर्चुनिटी का यूटिलाइजेशन करना या फायदा उठाना, मतलब लाभ लेना। जैसे आपकी नोटिफिकेशन आ गई है, अब नोटिफिकेशन देख के पापा मम्मी आपको कॉल करते हैं कि बेटा नोटिफिकेशन आ गई है, फटाफट से फॉर्म भर दो और तैयारी में लग जाओ, राइट? और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ, बोलते हैं ये चीज़ कि नोटिफिकेशन आ गई है, फॉर्म भर दो और अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ। अब फ़ायदा किसका है गाइस, अपॉर्चुनिटी का या आपका? फ़ायदा तो आपका है, लेकिन बोल क्या रहे हो? अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यू शुड अवेल द अपॉर्चुनिटी या यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी? तो एक्चुअली क्या बोला जाता है ग्रामेटिकल इंग्लिश में? यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। शी प्राइड्स हर सेल्फ ऑन हर ब्यूटी या शी प्राइड्स ऑन हर ब्यूटी? अब देखना, इसमें देखना, मैं यहाँ से समझ आ जाएगा आपको। मैं कहता हूँ उसे अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड है। हम यही बोलते हैं, उसे अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड है। कहीं उसे अपनी सुंदरता पे घमंड है या सुंदरता की वजह से खुद पे घमंड है? घमंड तो उसके अंदर है ना। तो क्या बोलना चाहिए हमें यहाँ पे? उसे अपनी सुंदरता पे घमंड है या सुंदरता की वजह से खुद पे घमंड है? तो टेक्निकली क्या बोलना चाहिए? सुंदरता की वजह से खुद पे घमंड है, मतलब उसके अंदर घमंड है। तो शी प्राइड्स ऑन हर ब्यूटी नहीं, शी प्राइड हर सेल्फ ऑन हर ब्यूटी। हाँ जी, जैसे मैं बोलता हूँ एबसेंट, कि यार कल तो मीटिंग में नहीं आया, तो हाँ यार मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया। तो आई एबसेंटेड फ्रॉम द मीटिंग ड्यू टू माई इल हेल्थ, या आई एबसेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम द मीटिंग। अब हम सीधा क्या बोल देते हैं? आई एबसेंटेड फ्रॉम द मीटिंग। अब ये आपको अब ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये रूल, क्योंकि ये पहली बार सुन रहे हो आप ये कॉन्सेप्ट। तो ये वर्ड्स याद रखना, कौन से? अवेल, प्राइड, रिकनसाइल, रिजाइन, अप्लाई, अम्यूज, एब्सेंट, एक्सर्ट, एक्विट, अवेंज, इंजॉय। सर इंजॉय का एग्जांपल देना, जैसे मैं बोलता हूँ, मान लो कल आप पार्टी में गए और मैं आपसे पूछता हूँ कि पार्टी कैसी रही? आपने बोला यार पार्टी बड़ी सही थी, मैंने बहुत इंजॉय किया, राइट? तो आप क्या बोलते हो? आई इंजॉयड द पार्टी। गाइस आपने पार्टी को एंजॉय किया या आपने खुद को एंजॉय किया? आपके दिमाग में आ रहा होगा सर पार्टी को एंजॉय किया, खुद को क्या होता है? देखो पार्टी तो थी, वहीं उसी पार्टी में कोई बोर भी हो गया होगा, उसी पार्टी को कोई छोड़ के भी चला गया होगा, लेकिन आपने एंजॉय किया किसको? अपने आप को। इंजॉयमेंट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो कहाँ इंजॉयमेंट, कहाँ फीलिंग फील होता है? अंदर अपने, राइट? तो आई इंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी होता है, आई इंजॉयड द पार्टी नहीं होता। तो ये वर्ड्स आपको अब याद रखने पड़ेंगे: इंजॉय, अवेल, प्राइड, रिकनसाइल, रिजाइन, अप्लाई, अम्यूज, एब्सेंट, एक्सर्ट, अवेंज, एक्विट।
तो याद रखना, they must be followed by reflexive pronouns because the action naturally reflects back on the subject. Example देखना, he availed of every opportunity to build diplomatic connections during his foreign tenure, या he availed himself of. तो अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी लगता है और इसके बाद ऑफ भी लगता है, कंपल्सरीली होता है। ये मैं आपको आगे प्रेपोजिशन में करवाऊंगा। तो ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड डिप्लोमेटिक कनेक्शंस ड्यूरिंग हिज फॉरेन टेन्योर। she prides on maintaining transparency, yeah, she prides herself on maintaining transparency even in politically sensitive projects. The students absented from the lecture. The students absented themselves from the lecture as a silent protest against unfair grading. He resigned to the inevitability of defeat. Yeah, he resigned himself to the inevitability of the defeat when the board rejected his final proposal. The officers acquitted themselves. Yeah, the officers acquitted admirably under intense media scrutiny. The officers acquitted themselves. तो ये वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि ये वर्ड अगर कभी सेंटेंस में एक्शन वर्ब की तरह, ये सिर्फ कब होगा गाइज, ये ध्यान से सुनना, ये सिर्फ कब रूल फॉलो होगा, अगर इनमें से कोई वर्ड सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह, एक्शन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, तब आपको यूज। अगर देखो, मान लो मैं अगर ऐसे बोलता हूँ आई वॉन्ट टू अप्लाई, अब आई वॉन्ट टू अप्लाई में वॉन्ट वर्ब है, अप्लाई वर्ब नहीं है। तो मैंने क्या बोला, जब इनमें से कोई वर्ड मेन वर्ब की तरह यूज होगा, तो जैसे मैं बोलता हूँ यू शुड अप्लाई योर सेल्फ ऑन योर टास्क, यू शुड अप्लाई, यू शुड एक्सर्ट योर सेल्फ ऑन योर स्टडीज। तो जब ये मेन वर्ब की तरह, एक्शन वर्ब की तरह यूज होंगे, तब इनके साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो इनको हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे यू मस्ट एक्सर्ट योर सेल्फ, यू मस्ट एक्सर्ट ऑन योर स्टडीज, या यू मस्ट एक्सर्ट योर सेल्फ ऑन योर स्टडीज, कि भाई अपनी पढ़ाई के लिए अपने आप पर जोर दो। तो यू मस्ट एक्सर्ट योर सेल्फ ऑन योर स्टडीज होता है। क्लियर है, एक्सर्ट योर सेल्फ। तो ये अब याद रखना है। दिस इज रूल नंबर 7। रूल नंबर 8 गाइज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का कहाँ हमें यूज नहीं करना है, अब ये भी समझ लो गाइज। नेवर यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इन अ प्लेस ऑफ सिंपल ऑब्जेक्ट्स अनलेस द एक्शन रिफ्लेक्ट्स बैक। कि जब तक जो एक्शन है, जब सब्जेक्ट जब तक खुद पे काम नहीं कर रहा, तब तक आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करोगे। जैसे माई बॉस एंड माई सेल्फ विल अटेंड द मीटिंग, या माई बॉस एंड आई विल अटेंड द मीटिंग। बॉस अलग है, आप अलग हो, कोई रिफ्लेक्शन, कोई रिफ्लेक्ट बैक तो नहीं हो रहा कुछ, कि हम क्या बोल रहे हैं कि मेरा बॉस और मैं मीटिंग अटेंड करेंगे। तो मेरा बॉस और मैं, इसमें कोई रिफ्लेक्ट बैक तो नहीं हुआ। हम कई बार ऐसे बोल देते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, माई सेल्फ रोहित, सुना है गाइस आपने, बहुत सारे लोगों को देखा होगा, सर माई सेल्फ राहुल, स्टूडेंट ऑफ सो एंड सो एंड सो। ये माई सेल्फ से जो आप सेंटेंस स्टार्ट करते हो ना, ये गलत होता है। माई सेल्फ सिर्फ कब यूज होता है, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज करना होता है। तो जैसे मैं बोलता हूँ ही टोल्ड, he told me that Rohit and himself are आर लिविंग, चलो, कि उसने मुझे बताया, ये वर लिविंग होगा, चलो पास्ट में है ना। तो हाँ जी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही टोल्ड मी दैट रोहित एंड हिमसेल्फ वर लिविंग, या रोहित एंड हिम वर लिविंग। अब देखो, जब तक सेंटेंस में एक्शन रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा, तब तक हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अननेसेसरीली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज नहीं किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिर्फ कब यूज होते हैं, जब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, उसका जो एक्शन है वो खुद पे हो रहा हो। जैसे आई reconciled myself, या I convinced myself that I could not do anything, I could not do anything more in this regard, कि मैंने अपने आप को समझाया कि भाई अब इस चीज, इस सिलसिले में मैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो आई कन्विंस्ड मी, या आई कन्विंस्ड माई सेल्फ। तो आई कन्विंस्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को कन्विंस किया। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं आई कन्विंस्ड हिमसेल्फ, आई कन्विंस्ड हिमसेल्फ not to take part in the protest,
कि मैंने उसको कन्विंस किया कि उसे प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो आई कन्विंस्ड हिमसेल्फ या आई कन्विंस्ड हिम। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिर्फ कब यूज होते हैं, जब सेंटेंस में जो एक्शन है वो सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट बैक करता है, वापस आता है, तब उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से यूज करते हैं। चले गाइस, नेक्स्ट रूल पोजेसिव प्रोनाउंस का। अब एक और रूल समझना गाइस, ठीक है। मैं आपको यहाँ से ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बट पहले मेरा पॉइंट समझना, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ रोहित हैज सबमिटेड हिज डॉक्यूमेंट्स, या रोहित इज सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट्स, कि रोहित ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए हैं। क्या आना चाहिए यहाँ पे गाइस? यस, यू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, क्या बनना चाहिए? रोहित हैज सबमिटेड हिज डॉक्यूमेंट्स या देयर डॉक्यूमेंट्स? हाँ जी सर ये तो क्लियर है, रोहित सिंगुलर है, तो यहाँ पे हिज आएगा, देयर क्यों आएगा? फेयर इनफ, बिल्कुल सही बात है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए अगर कोई प्रोनाउन लग रहा है वो भी सिंगुलर ही होगा। और अगर यहाँ रोहित की जगह अगर स्टूडेंट्स होता तो स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड, फिर क्या आता? देयर डॉक्यूमेंट्स आता। तो बेसिकली अगर सेंटेंस में कोई प्रोनाउन यूज होता है, वो जिस नाउन के लिए यूज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग लगता है। इतना तो आई थिंक हम सब कन्विंस्ड है, ये तो सही, इतना तो क्लियर है ना हम सबको। तो यहीं से मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाता हूँ गाइस आपको। अब वो वर्ड्स याद है आपको जो मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में समझाए थे? ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी। याद करो इनमें क्या क्या स्पेशल रूल था? नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एनी एंड एवरी। क्या इन वर्ड्स में मैंने आपको क्या स्पेशली वो बताया था? ये सारे वर्ड सिंगुलैरिटी के लिए यूज होते हैं। तो ईच, एवरी, ईच क्या होता है? प्रत्येक, एवरीवन हर एक, समवन कोई एक, नो वन कोई एक भी नहीं, एनीवन कोई भी एक, एनी कोई, एवरी हर एक। तो ये वर्ड्स सिंगुलैरिटी के लिए यूज होते हैं, सिंगुलर के लिए। और अगर सिंगुलैरिटी के लिए यूज होते हैं तो इनके साथ कॉरस्पॉन्डिंग प्रोनाउन, अभी आपने खुद बताया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए। तो अब यहाँ ये देखना गाइस, अब यहाँ पे हम गलती क्या कर जाते हैं? ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, अब हमारे ध्यान जाता है पार्टिसिपेंट्स पे, हमारे ध्यान ईच पे नहीं जाता। अब हम यहाँ पे पहली गलती, अभी तक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तक हम क्या करते आए थे? हम यहाँ पे हैव लगा देते थे। क्यों? हमारे ध्यान में पार्टिसिपेंट्स होता था। लेकिन अभी हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या सीखा? यहाँ पे सब्जेक्ट ईच है, तो ईच के लिए यहाँ पे वर्ब क्या आनी चाहिए? हैज, राइट। सो ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैज सबमिटेड। अब इसका अगला पार्ट समझोगे इस, अब ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैज सबमिटेड हिज डॉक्यूमेंट्स या देयर डॉक्यूमेंट्स? हाँ जी गाइस, अब ये है आपके सामने क्वेश्चन। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैज सबमिटेड हिज डॉक्यूमेंट्स या देयर डॉक्यूमेंट्स? आप सच बताना अपने मन से पूछ के, आज तक आपने अगर ये सेंटेंस में अगर ऐसा सेंटेंस बनाया होता तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे? मैं गारंटी देता हूँ आप सब यहाँ पे क्या लिख रहे होते? देयर। क्यों? ध्यान में वही है ना, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं सर। लेकिन अब याद रखना गाइस, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, चाहे वो कोई प्रोनाउन हो जैसे ईच, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, वन, एनी, या कोई नाउन हो जैसे रोहित, ही, शी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो याद रखना इसके साथ जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोनाउन होगा वो कभी प्लूरल नहीं हो सकता। तो ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैज सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट्स नहीं, हिज डॉक्यूमेंट्स। अब आप सोच रहे होगे सर हिज क्यों, हर क्यों नहीं आ सकता? वैसे तो यहाँ हिज स्लैश हर ही आना चाहिए, लेकिन ये इंग्लिश का एक जनरल रूल है कि जब हमें जेंडर पता नहीं होता तो हम उसको यूजुअली मेल जेंडर से डिफाइन करते हैं। जैसे हम यूजुअली क्या बोलते हैं, एग्जांपल देखना, अ डॉक्टर। अब डॉक्टर वैसे तो आज मेल फीमेल्स दोनों होते हैं, राइट। लेकिन अब यूजुअली जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? अ डॉक्टर मस्ट लुक आफ्टर हिज पेशेंट्स या देयर पेशेंट्स। अब यहाँ हम हर तो नहीं लगाते, राइट। अब सवाल ये है यहाँ पे, अब आप अपनी फर्स्ट इंस्टिंक्ट से बताना आप यहाँ पे क्या यूज करते हैं? अ डॉक्टर मस्ट लुक आफ्टर हिज पेशेंट्स या देयर पेशेंट्स? सर हम हिज करते हैं, क्यों? क्या डॉक्टर सिर्फ मेल होते हैं? नहीं, ये एक प्रोफेशन की बात हो रही है जो जेंडर न्यूट्रल वर्ड है, ठीक है। जैसे अ टीचर मस्ट लिसन टू
his और her students, not their students. तो याद रखना रूल क्या है कि अगर कोई सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन यूज होता है तो उसके साथ अगर कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोनाउन यूज हो रहा है तो जो प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर ही रहेगा, मतलब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ही चलेगा वो। ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ द गवर्नमेंट मस्ट लिसन टू द गवर्नमेंट मस्ट लिसन टू द इश्यूज द इश्यूज ऑफ इट्स हिज या देयर स्टूडेंट्स, कि सरकार को अपने स्टूडेंट्स के जो कंसर्न्स हैं, इश्यूज हैं, उनको सुनना चाहिए। तो द गवर्नमेंट मस्ट लिसन टू द इश्यूज ऑफ इट्स स्टूडेंट्स, हिज स्टूडेंट्स या देयर स्टूडेंट्स। देखो सबसे पहली बात, सब्जेक्ट देखो कौन है, गवर्नमेंट, सिंगुलर एंटिटी है, देयर आ ही नहीं सकता। अब गवर्नमेंट लेकिन कोई लिविंग बॉडी भी नहीं है, तो जब लिविंग लिविंग बॉडी नहीं है, लिविंग बीइंग नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इट्स। सो द गवर्नमेंट मस्ट लिसन टू द इश्यूज ऑफ इट्स स्टूडेंट्स। तो पहला रूल क्या है गाइस, के सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसमें नाउन प्रोनाउन दोनों आ गए। सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक अ कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोनाउन विद इट। ये जैसा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वैसा ही उसका कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोनाउन भी होना चाहिए। हाँ, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल भी रहेगा। जैसे अगर यहाँ पे ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स होता, फिर यहाँ पे हैव भी आता और देयर भी आता। जैसे ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैव सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट्स। तो ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट कौन बनता है, और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया आपको कि सब्जेक्ट ढूंढने की हैबिट नहीं बनेगी तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपको। ठीक है। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है गाइज, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल वन। यूनिवर्सल वन का मतलब क्या होता है गाइस, हम कई बार हम एक सेंटेंस को ना, किसी भी पॉइंट को हम किसी एक एंटिटी को लेके बोलते हैं, लेकिन मतलब वो एक यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट में बोली जाती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ वन शुड रिस्पेक्ट, अब वन शुड रिस्पेक्ट हिज, हर, इट्स या देयर पेरेंट्स। क्या आना चाहिए गाइस, कि एक इंसान को अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। अब सवाल ये गाइस, क्या एक ही इंसान को करनी चाहिए अपने माँ बाप की इज्जत, या हर इंसान को करनी चाहिए? तो ये जो मैंने वन बोला है, वन शुड रिस्पेक्ट, ये वन किसको बोल रहे हैं हम, एक इंसान को या हर एक को? तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल वन। यूनिवर्सल वन मतलब बात एक को लेके बोली गई है, लेकिन वो एप्लीकेबल किस पे है, यूनिवर्सली सब पर, हर एक पर। तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल वन। तो अगर कभी याद रखना गाइस, ऐसे यूनिवर्सल वन आपको मिल जाता है, वन शुड रिस्पेक्ट, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, वन शुड रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। एक इंसान के देयर पेरेंट्स कैसे होंगे, इट्स नॉन लिविंग तो नहीं है ये, तो इट्स भी नहीं आ सकता। अब सवाल ये, हिज आना चाहिए, हर आना चाहिए। अब देखना गाइस, ना यहाँ पे हर आता, ना यहाँ पर हिज आता। यहाँ पे पता है क्या यूज होता है, वंस। वन के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोनाउन क्या लगता है, वंस। तो वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स होगा, वन शुड सर्व वंस कंट्री, ठीक है, वन शुड बिलीव वंस फ्रेंड्स, ठीक है, विदाउट एनी डाउट, कि एक इंसान को अपने दोस्तों को बिना किसी शक के उन पे भरोसा करना चाहिए। एक इंसान को करना चाहिए, हर एक को करना चाहिए, हर एक को करना चाहिए अगर वो दोस्त हैं तो वन शुड ट्रस्ट वंस फ्रेंड्स। तो वन के साथ वंस लगता है अपोस्ट्रॉफी एस वाला, और बाकी सब के साथ हम उनके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोनाउन यूज करते हैं। तो जैसे ईच, एवरीबडी, एनीबडी, दे ट्रेडिशनली हम इनके साथ क्या यूज करते हैं, हिज, या आजकल हिज और हर भी आ सकता है। जैसे वन के साथ वंस लगेगा, वन मस्ट ऑलवेज बी अवेयर ऑफ वंस लिमिटेशंस बिफोर क्रिटिसाइजिंग अदर्स। एवरीवन अगर आ गया तो एवरीवन मस्ट परफॉर्म हिज और हर ड्यूटीज होगा, देयर ड्यूटीज नहीं हो सकता। सो एवरीवन मस्ट परफॉर्म हिज और हर ड्यूटीज विद डिलिजेंस रिगार्डलेस ऑफ पोजीशन। ईच पार्टिसिपेंट मस्ट कैरी देयर ओन आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट या हिज और हर ओन। तो ईच कैंडिडेट या ईच पार्टिसिपेंट मस्ट कैरी हिज और हर ओन आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट टू द वेन्यू। तो दिस इज रूल नंबर 9। ठीक है, चले गाइस आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 10। ये तो इजी सा रूल है गाइस, ईच अदर वन अनदर।
ईच अदर और वन अनदर ना सुनने में बिल्कुल सेम सेम से लगते हैं कि भाई ईच अदर क्या होता है, एक दूसरे के साथ, और वन अनदर क्या होता है, हाँ एक दूसरे के साथ ही होता है सर ये भी। लेकिन दोनों में फर्क क्या है guys? देखना, ईच अदर यूज होता है दो एंटिटीज के लिए। जब हम दो एंटिटीज की बात करते हैं, दो बॉडीज की बात करते हैं, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। और जब दो से ज्यादा एंटिटीज की बात होती है, ठीक है, दो से ज्यादा एंटिटीज की बात होती है, मोर देन टू एंटिटीज, चलो इसको ऐसे लिखते हैं। जब हम मोर देन टू एंटिटीज की बात करते हैं, मतलब जब दो से ज्यादा बॉडीज की बात हो रही है, तब हमें क्या यूज करना होता है, हमें यूज करते हैं वन अनदर। जैसे मैं बोलता हूँ कि इंडिया एंड रशिया ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर। इंडिया एंड रशिया दो एंटिटीज हैं, तो इंडिया एंड रशिया ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर। लेकिन वन अनदर कब होगा, जब दो से ज्यादा एंटिटीज, जैसे ऑल एशियन कंट्रीज मस्ट कोऑपरेट विद ईच अदर या वन अनदर। अब एशियन कंट्रीज तो बहुत सारी हैं, तो ऑल एशियन कंट्रीज मस्ट कोऑर्डिनेट विद वन अनदर। अब ये बच्चों को यूजुअली पता नहीं होता कि दोनों में डिफरेंस कहाँ पर है, इसलिए कई बार गलती हो जाती है। तो ईच अदर फॉर टू बॉडीज, टू पर्सन्स, एंड वन अनदर फॉर टू मोर देन टू बॉडीज। जैसे द टू नेशंस आफ्टर ईयर्स ऑफ हॉस्टिलिटी फाइनली अग्रीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स बॉर्डर्स। तो जब दो नेशंस की बात हो रही है तो ईच अदर। In a healthy academic environment, scholars should encourage one another rather than compete destructively। कि स्कॉलर्स बहुत सारे होते हैं एकेडमिक इन्वायरमेंट में, दो ही टीचर थोड़ी होते हैं या दो ही प्रोफेसर थोड़ी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। सो स्कॉलर्स शुड इनकरेज वन अनदर, एक दो से ज़्यादा। द सिबलिंग्स ब्लेम्ड ईच अदर फॉर द फैमिली फ्यूड दैट डिवाइडेड देयर इनहेरिटेंस। अब आप सोच रहे हो सर सिबलिंग्स दो से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, लेकिन जब डिवाइड करने की बात कर रहा है, डिवाइड का मतलब क्या होता है, डाई, डिवाइड मतलब दो हिस्सों में बांटना, तो दो हिस्से तो दो के लिए होंगे ना। तो इससे समझ आ रहा है कि दो की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, द सिबलिंग्स ब्लेम्ड ईच अदर फॉर द फैमिली फ्यूड दैट डिवाइडेड देयर इनहेरिटेंस। ठीक है, अगर दो से ज्यादा होते तो सेग्रीगेटेड बोलते। ठीक है, सेग्रीगेट कर दिया या डिस्ट्रीब्यूटेड। डिवाइड होता है दो के बीच में। सो ये है ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर दो एंटिटीज के लिए यूज होता है, और वन अनदर दो से ज्यादा एंटिटीज के लिए यूज किया जाता है। चलिए गाइज, रूल नंबर 11 पे चलते हैं। अब ये है खतरनाक वाला रूल गाइज। अब ये अगर आपने वर्ब्स का टॉपिक पढ़ा है ना, एडवांस वर्ब का, तभी आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे, जिसको हम बोलते हैं जेरेंट। जेरेंट क्या होते हैं, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। जेरेंट्स क्या होते हैं गाइज, देखना, जेरेंट्स वो ऐसे वो वर्ड्स होते हैं जो आपको दिखने में वर्ब की आईएनजी फॉर्म जैसे लगेंगे, लेकिन बट दे आर एक्चुअली नाउन्स। वो एक्चुअली क्या होते हैं, नाउन होते हैं। मतलब वो नाउन की तरह काम कर रहे होते हैं, एक नेमिंग वर्ड की तरह। देखो एग्जांपल देता हूँ guys, देखो जैसे स्विमिंग। स्विमिंग वैसे तो एक एक्शन है, जैसे रोहित इज स्विमिंग, दे आर स्विमिंग। लेकिन अगर मैं ऐसे यूज करूं, स्विमिंग इज अ हेल्दी एक्सरसाइज। अब इस सेंटेंस में बताओगे, जो स्विमिंग यूज किया है मैंने, स्विमिंग इज अ हेल्दी एक्सरसाइज, क्या इस सेंटेंस में कोई स्विमिंग कर रहा है, या मैं स्विमिंग को उस एक्सरसाइज के नाम की तरह यूज कर रहा हूँ? यस गाइस, स्विमिंग इज अ हेल्दी एक्सरसाइज। यहाँ जो मैंने स्विमिंग यूज किया है, क्या ये मैंने एक्शन की तरह यूज किया है या मैंने नाउन की तरह यूज किया है? तो ये जब हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म जैसे वर्ड्स को नाउन की तरह यूज कर रहे होते हैं ना सेंटेंस में, इनको एक्चुअली में इंग्लिश में बोलते हैं जेरेंट्स। जैसे रनिंग इज गुड फॉर योर हेल्थ, या जैसे मैं बोलता हूँ कि प्लेइंग आउटडोर्स इज हेल्दी फॉर यंग चिल्ड्रन। तो प्लेइंग आउटडोर्स इज हेल्दी फॉर यंग चिल्ड्रन, या ड्राइविंग केयरलेसली या रेकलेसली कुड एंड अप इन अ डिजास्टर। कि भाई तेज गाड़ी या रैश गाड़ी चलाने से बहुत बुरा परिणाम होता है, लेकिन कोई चला तो नहीं रहा है गाड़ी अभी। तो जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म जैसे वर्ड्स लेकिन नाउन की तरह एक्ट करते हैं, तो उनको बोला जाता है जेरेंट्स। ठीक है, अब यहीं पे अब मैं रूल पे आता हूँ गाइस, ध्यान से सुनना। कभी भी कोई जेरेंड है, जेरेंड मतलब सेंटेंस में कभी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और इस आईएनजी फॉर्म से जस्ट पहले अगर आपको कभी प्रोनाउन यूज करना है, तो याद रखना, इससे पहले जब भी प्रोनाउन यूज होगा, वो कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, पोजेसिव प्रोनाउन यूज होता है। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब वही जो हमने किए थे ना, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव। आई, मी और माई। आई सब्जेक्टिव था, मी ऑब्जेक्टिव था, और माई
पोजेसिव था, राइट? तो फॉर एग्जांपल ही डज नॉट लाइक, कि उसको मेरा लेट आना अच्छा नहीं लगता। अब आप सच बताना गाइज, अपनी फर्स्ट इंस्टिंक्ट से आप यहाँ पे, अगर आप ये सेंटेंस बना रहे होते तो आप यहाँ पे इसको कैसे बनाते? हाँ जी, कि मैं बोलता हूँ कि उसको मेरा रात को लेट आना पसंद नहीं है या अच्छा नहीं लगता। तो ही डज नॉट लाइक, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है गाइज? लाइक ना करना। लेकिन ये जो कमिंग लेट है, मैं अभी तो नहीं आ रहा हूँ, मैं आई एम नॉट कमिंग राइट नाउ, मैं बोल रहा हूँ मेरा यूजुअली जो रात को देर आना है वो उसको अच्छा नहीं लगता। तो जब आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले, जेरेंट से पहले, अगर कभी आपको प्रोनाउन यूज करना पड़े तो कौन सा प्रोनाउन होगा गाइस? बताना। अगर आप अपनी फर्स्ट इंस्टिंक्ट से बनाते ये सेंटेंस तो क्या बना रहे होते? ही डज नॉट लाइक आई कमिंग लेट, मी कमिंग लेट, या माई कमिंग लेट? शायद आप मी बना रहे होते इसको, राइट? कि ही डज नॉट लाइक मी कमिंग लेट। लेकिन आज के बाद याद रखना, यहाँ पे मी नहीं, यहाँ पे क्या यूज होगा? माई कमिंग लेट। क्यों? आई क्या होता है गाइस? देखना, मैं, मी क्या होता है? मुझे, और माई क्या होता है? मेरा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि उसे मैं लेट आना, उसे मुझे लेट आना, या उसे मेरा लेट आना पसंद नहीं है। तो क्या बोलोगे? हाँ सर, मेरा लेट आना। तो मेरा तो किससे बोलते हैं? माई से बोलते हैं। तो ये इसलिए रूल बनता है कि कभी भी किसी सेंटेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब जेरेंट से पहले अगर कभी प्रोनाउन यूज होता है, जेरेंट से पहले, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले अगर कभी प्रोनाउन यूज होता है, तो वो हमेशा कौन सी फॉर्म में होना चाहिए? इट हैज टू बी इन पोजेसिव फॉर्म। वो पोजेसिव प्रोनाउन यूज करता है हमेशा, ठीक है? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। दिस इज समथिंग दैट वी हैव नेवर बीन टोल्ड। जैसे हाँ जी, आई, चलो मैं ऐसे बनाता हूँ। डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन टू, डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन टू ही, चलो कुछ डिफरेंट करके देखते हैं। ही हिम, मैं आई बना रहा था वैसे। ही हिम या हिज, चलो। जैसे में कई बार होता है कि भाई, मान लो आपको बस में आपको टिकट नहीं मिली लेकिन एक सीट खाली पड़ी है, आप खड़े हो, तो आप बोलते हो कि जी क्या आपको, मतलब को कोई कोई एतराज़ है कि अगर वो यहाँ पे, मेरा बेटा यहाँ पे बैठ जाए, या अगर मेरा भाई यहाँ बैठ जाए तो डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन टू ही हिम या हिज सिटिंग है? शायद आप, अगर आप बनाते तो शायद यहाँ पे क्या बनाते? हिम, राइट? लेकिन डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन टू ही हिम या हिज? यहाँ पर क्या आएगा गाइज? डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन टू हिज सिटिंग हेयर? क्या आपको वो, उसे या उसके यहाँ बैठने से कोई एतराज है? क्या बोलते हैं हम? क्या आपको उसके यहाँ बैठने से कोई एतराज है? आई रियली लाइक ही हिम या हिज सिंगिंग इंडियन सॉन्ग्स, कि भाई मुझे उसका इंडियन सॉन्ग्स गाना बहुत अच्छा लगता है। तो आई रियली लाइक ही हिम या हिज? आई रियली लाइक हिज सिंगिंग इंडियन सॉन्ग्स। तो ये याद रखना, कभी भी वर्ब के, ऐसे याद रख लो गाइस, कभी भी वर्ब के आईएनजी फॉर्म से जस्ट पहले कभी प्रोनाउन यूज होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले अगर कभी प्रोनाउन यूज होता है, तो दैट प्रोनाउन विल ऑलवेज बी केप्ट इन possessive form. Example देखना guys. So a possessive pronoun must precede a gerund since the gerund functions as a noun. यही मैंने explain किया आपको. His constant interrupting, his, he constanting, him constant interrupting, या his constant interrupting of senior officials during the briefing irritated everyone present. तो उसके interrupt करने की वजह से जितने भी लोग थे वो इरिटेट हो रहे थे। द मैनेजर ऑब्जेक्टेड टू आई एंटरिंग, मी एंटरिंग, या माई एंटरिंग द रिस्ट्रिक्टेड लैब विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, के मैनेजर ने मेरे रिस्ट्रिक्ट लैब में अंदर आने से एतराज जताया। सो माई मैनेजर, और द मैनेजर ऑब्जेक्टेड टू माई एंटरिंग। देयर आर्ग्यूइंग ओवर ट्रिवियल डिटेल्स वेस्टेड वैल्यूएबल टाइम, कि उनकी बहस की वजह से, वो जो बहस कर रहे थे उस बहस की वजह से हमारा कीमती वक्त ज़ाहिर हो गया। सो देयर आर्ग्यूइंग, आई डोंट लाइक हिम टॉकिंग लाउडली। हम यूजुअली यही बोलते हैं ना, आई डोंट लाइक हिम टॉकिंग लाउडली। गलत, आई डोंट लाइक हिज टॉकिंग लाउडली, कि मुझे उसका जोर से बात करना या चिल्ला के बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आप सिंपल ऐसे याद रखो, कभी वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले, मतलब जेरेंट से पहले अगर कभी प्रोनाउन यूज होगा, तो दैट प्रोनाउन विल ऑलवेज बी पोजेसिव प्रोनाउन। क्लियर है गाइस? ये रूल नंबर 11। और चलते हैं गाइस अपने लास्ट रूल पे। ये रूल नहीं है,
ये कॉन्सेप्ट है एक तरह से। तो कॉन्सेप्ट को समझने का अब इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, रिलेटिव प्रोनाउन समझने से पहले आपको पहले रिलेटिव सेंटेंसेस समझने पड़ेंगे। जो मैंने ये मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी करवाए थे। अगर आपको नहीं याद तो आप दोबारा जाके देख लो, पहले मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ गाइस। तो अब रिलेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं गाइस? रिलेटिव रिश्तेदार। तो रिश्तेदार सेंटेंसेस मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो एक दूसरे से रिश्तेदारों की तरह जुड़े रहते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ गाइस, रोहित इज द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज। कि रोहित वो लड़का है जिसने फर्स्ट प्राइज जीता है। रोहित इज द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज। अब ये सोच के पढ़ के बताओ गाइस, ये एक सेंटेंस है, दो सेंटेंसेस है? आप कहोगे सर ये तो दो सेंटेंसेस है। कौन से दो सेंटेंसेस? ये दो क्लॉजेज है, बेस सेंटेंस तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे क्लॉजेस दो हैं। कौन से? पहला है रोहित इज द बॉय, रोहित वो लड़का है, राइट? वो लड़का, कौन सा लड़का? हु वन द फर्स्ट प्राइज, जिसने फर्स्ट प्राइज जीता है। तो ये दो क्लॉजेस से जुड़ के एक सेंटेंस बन रहा है। तो आपको ये फील भी नहीं होगा कि ये अलग अलग है, लेकिन आपको ये समझ आएगा ध्यान से देखने पे कि ये रिलेटिव है, जुड़े हुए हैं एक दूसरे का, रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो इन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं रिलेटिव सेंटेंसेस। रोहित इज द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज। अब हमें कैसे पता चलेगा सर कोई सेंटेंस रिलेटिव है या नहीं है? आज के बाद ये वर्ड्स याद रखना गाइस। कौन से? हु, whom, which, whose और that। ये पांच वर्ड याद रखना। अगर कभी सेंटेंस के, देखो वैसे तो हु और इनसे, whom से, which से हम क्वेश्चन पूछते हैं, ये इंटेरोगेटिव भी होते हैं। जैसे हु आर यू, whom are you talking to, which of these books is your, which of these bags is yours, या whose bag is this, या I all that all that you told me, या all the things that you gave me were stolen last night। तो ये दैट जो हम ऐसे यूज करते हैं बीच में, ठीक है? तो जब ये वर्ड सेंटेंस के बीच में यूज होता है ना गाइस, जैसे रोहित इज द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज, शी इज द गर्ल हुम आई सॉ यस्टरडे, या दिस इज द पेन विच आई बॉट, या हुज दिस इज द बैग, या दिस इज द गर्ल हुज बैग वाज लॉस्ट। तो इनको हम यूज करते हैं जब सेंटेंस के बीच में यूज करते हैं ना, तब याद समझ जाना कि यहाँ पे सेंटेंस रिलेटिव बन गया है। तो रूल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपको कभी आज के बाद सेंटेंस के बीच में कभी हु मिल जाए, whom मिल जाए, whose मिल जाए, which मिल जाए या that मिल जाए, वही समझ जाओ कि ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इनमें आपको समझना है कि हु कब यूज होता है, whom कब यूज होता है, whose, which और that कब यूज होते हैं। तो मैं एक एक करके ना बड़े इजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आप जिंदगी भर इसको याद रखो। पहला आपको समझना है हु और whom का बीच में। हु और whom के बीच में बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि सर हु कब लगेगा और whom कब लगेगा। बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूँ भाई, देखना। पहले तो ये सेंटेंस था रोहित इज द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज। अब इसी का एक और एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिखूं, रोहित इज द बॉय। अब सवाल ये है हु या whom द टीचर अप्रिशिएटेड। ये रोहित वो लड़का है जिसकी टीचर ने तारीफ की, जिसको अप्रिशिएट किया। अब बताओ, देखो पहला सेंटेंस क्या था, रोहित इज द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज, और दूसरा सेंटेंस क्या है, रोहित इज द बॉय हु या whom द टीचर अप्रिशिएटेड। अब सवाल ये हमें कैसे पता चलेगा कि सर हु कब लगेगा और whom कब लगेगा? अब ध्यान तो समझने का, इसकी बड़ी सिंपल ट्रिक बताता हूँ आपको, बहुत ही इजी ट्रिक है। आपको बस क्या देखना होता है, जो हु या whom के बाद ये जो सेंटेंस है, सेकंड क्लॉज जो है, उसमें ये जो एक्शन है वो किसने परफॉर्म किया है, ये देखना बस। ठीक है, ये एक्शन किसने किया है। अगर ये एक्शन जो हु से पहले पहले वाले क्लॉज में जो जिसकी बात हो रही है, अगर उसी ने परफॉर्म किया है, तो हम उसको सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं और हम क्या यूज करते हैं, हु। लेकिन अगर जो सेकंड क्लॉज में जो एक्शन है वो फर्स्ट क्लॉज वाले सब्जेक्ट ने नहीं, सेकंड क्लॉज में किसी और ने किया है, ठीक है, तब हमें समझना है कि ये जो फर्स्ट क्लॉज का जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि काम अब कोई और कर रहा है सेकंड क्लॉज में। और जब वो ऑब्जेक्ट बन गया है, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, हुम। जैसे सेकंड एग्जांपल देखना है, रोहित इज द बॉय हु या हुम द टीचर अप्रिशिएटेड। अप्रिशिएट वर्ब है यहाँ पे, किसने अप्रिशिएट किया, टीचर ने। तो अब सब्जेक्ट कौन बन गया, टीचर। अगर सब्जेक्ट टीचर बन गया तो फिर बॉय क्या रहेगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। अब हम क्या यूज करेंगे, हुम। तो आपको बस क्या देखना होता है, सेकंड सेंटेंस में काम किसने किया है। अगर सेकंड सेंटेंस में
पहले वाले क्लॉज वाले लड़के ने या पहले वाले क्लॉज वाले इंसान ने काम किया, तो हम उसको सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हु। लेकिन अगर सेकंड क्लॉज में जो काम किया है वो फर्स्ट क्लॉज वाले ने नहीं, किसी दूसरे ने किया है, ठीक है, तब हमें याद रखना है कि हम फिर इसको कैसे ट्रीट करते हैं, ऑब्जेक्ट, और फिर हम क्या यूज़ करते हैं, हुम। जैसे शी इज़ द गर्ल हु आई मेट या हुम आई मेट यस्टरडे। अब ये देखना, अब ये वो लड़की है जिससे मैं कल मिला था, whom I met। अब काम कौन कर रहा है, मैं। तो अब मैं सब्जेक्ट हो गया, तो लड़की क्या रह गई, ऑब्जेक्ट। तो क्या आएगा, शी इज द गर्ल whom whom I met yesterday। लेकिन शी इज द गर्ल who who was crying या whom was crying outside the room। तो शी इज द गर्ल who was crying outside the room। तो जब उसी की बात हो रही है जो पहले क्लॉज में है तो हु, लेकिन अगर सेकंड क्लॉज वाले की बात होने लग जाए, किसी और की बात होने लग जाए, तो फिर हम क्या यूज करते हैं, हुम। जैसे हु इज यूज्ड फॉर, अच्छा ये हु और हुम सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होते हैं, याद रखना, ठीक है, और किसी के लिए यूज नहीं करते हम, एनिमल्स के लिए नहीं, ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं। हु कब यूज होता है, सब्जेक्ट के लिए, और हुम कब, ऑब्जेक्ट के लिए। देखना एग्जाम्पल देखने का, द कंसल्टेंट हु रीस्ट्रक्चर्ड द फर्म्स डेट वॉज लेटर इन्वाइटेड टू ज्वाइन इट्स बोर्ड। कि वो कंसल्टेंट जिसने फर्म का डेट संभाला, किसने संभाला, कंसल्टेंट ने। कंसल्टेंट की बात हो रही है तो सब्जेक्ट है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, हु। लेकिन सेकंड क्लॉज, सेकंड एग्जांपल देखना, द कैंडिडेट whom यू रेकमेंडेड, वो कैंडिडेट जिसको तुमने रेकमेंड किया था। अब काम कौन कर रहा है, अब यू, अब आप काम कर रहे हो, कैंडिडेट अलग हो गया है वो, तो अब आप सब्जेक्ट हो, कैंडिडेट ऑब्जेक्ट है, तो अब हम क्या यूज करेंगे, whom। So the candidate whom you recommended has been shortlisted for the final interview। तो ये होता है who और whom के बीच का डिफरेंस, ठीक है। फिर आता है which कब यूज होता है गाइस, ध्यान से सुनना। which यूज करते हैं हम एनिमल्स के लिए और ऑब्जेक्ट्स के लिए, चीजों के लिए, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों फॉर्म में हम क्या यूज करते हैं, which ही यूज करते हैं। कब, अगर हम किसी जानवर की बात कर रहे हैं या अगर हम किसी नॉन लिविंग चीज की बात कर रहे हैं। जैसे द प्रपोजल विच, अब यहाँ पे प्रपोजल के लिए हु या हुम नहीं आएगा। द गवर्नमेंट विच, द कार विच, द कार विच आई बॉट लास्ट ईयर, ठीक है, इज इज गिविंग गुड माइलेज। या द बुक आई बॉट लास्ट वीक इज वेरी इंटरेस्टिंग। या द शो आई वॉच्ड लास्ट मंथ वॉज अमेजिंग। सो जब हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की या एनिमल्स की बात करें, जैसे द डॉग, हु नहीं, द डॉग विच बिट मी हैज बीन शॉट डेड, कि वो कुत्ता जिसने मुझे काट ला था वो मार दिया गया है। सो द डॉग विच बिट मी हैज बीन शॉट डेड। सो द डॉग विच, तो एनिमल्स के लिए, और चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, विच। अब आते हैं इस हुज और दैट पे। हुज तो इजी है। हुज कब यूज होता है, जब हमें पोजेशन बताना होता है कि ये किसका है। हुज का मतलब ही क्या होता है, जिसका। तो वो लड़की जिसका बैग गुम हो गया था। सो द गर्ल हुज बैग वॉज लॉस्ट, ठीक है, द गर्ल हुज बैग वॉज लॉस्ट वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द रूम। द ऑथर हुज इनसाइट्स, जिसके इनसाइट्स। द पर्सन हुज कार वॉज स्टोलन हैज रिपोर्टेड अ कंप्लेंट इन द पुलिस स्टेशन। तो वो इंसान जिसकी गाड़ी, जैसे दिस इज द गर्ल हुज कार हुज बैग वॉज स्टोलन, ही इज द पर्सन हुज कार वॉज लॉस्ट। तो हुज जिसका या जिसकी, मतलब ऑनरशिप बताने के लिए, पोजेशन बताने के लिए। जैसे द ऑथर हुज इनसाइट्स शेप्ड मॉडर्न इकोनॉमिक्स रिमेन्स रिलेटिवली अंडर अप्रिशिएटेड, कि वो इंसान जिसकी इनसाइट्स, अब जिसका मतलब ऑनरशिप बताने वाली जब बात आ जाए, फिर क्या यूज होता है गाइस, विच। और अब समझना दैट कब यूज होता है। दैट हम लोगों के लिए, लिविंग बींग्स के लिए और चीज़ों दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। कब, जब सेंटेंस में अगर ओनली यूज हो रहा है, ऑल यूज हो रहा है, एनी यूज हो रहा है, या कोई सुपरलेटिव एडजेक्टिव। सुपरलेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, ये जो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। तो फास्टेस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉलेस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव। तो जब हम किसी इंसान या किसी चीज की बात कर रहे हैं लेकिन उस पर स्पेशल फोकस डालते हैं, जैसे दिस इज द ओनली स्ट्रैटेजी। अब ओनली वर्ड आ गया, विच नहीं, अब यहाँ विच नहीं आएगा। अब देखो वैसे स्ट्रैटेजी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर यहाँ पे ओनली वर्ड आ गया तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, दैट। तो दिस इज द ओनली स्ट्रैटेजी दैट हैज कंसिस्टेंटली यील्डेड लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, पढ़ा है ना हम सबने। ऑल विच क्यों नहीं बोलते, ऑल दैट क्यों बोलते हैं। ये देखो ऑल आ रहा है यहाँ पे। इफ देर इज एनीथिंग दैट आई कैन डू फॉर यू प्लीज लेट मी नो।
ठीक है, या कोई जैसे शी इज़ द बेस्ट डॉक्टर which yeah, that I have ever met in my life. She is the best doctor that I have ever met in my life. तो जब हम स्पेशल केस बनाते हैं जैसे ओनली, ऑल, एनी या कोई सुपरलेटिव वर्ड यूज करते हैं, तब हम हु या विच की जगह क्या यूज करने लग जाते हैं, दैट यूज करने लग जाते हैं सेंटेंस में। क्लियर है गाइस? तो ये था यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। कौन से हु, हुम, हुज, विच और दैट, इस तरह से इनको यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। all which glitters all which glitters नहीं, all that glitters. So all that glitters is not gold, yet everything that shines in politics seems to attract attention. The man who refuses to adapt to changing times often becomes irrelevant. तो वो इंसान जो बदलता नहीं है, उसी इंसान की बात हो रही है, द मैन। तो हु से पहले जिसकी बात हो रही है तो फिर उसके लिए हम क्या यूज करें, who. The report which you mentioned yesterday contains several contradictions that need urgent clarification. नॉन लिविंग है तो हम क्या यूज कर रहे हैं, which. और सुपरलेटिव आ गया तो देखना, he is the best speaker, which, who या that. He is the best speaker that our organization has ever invited. तो ऐसे यूज किया जाता है सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउंस हु, whom, whose, which और that को। तो ये थे गाइज आपके प्रोनाउंस के 12 रूल्स विद द कॉन्सेप्ट्स एंड फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रेजेंटेशन एंड इन द लॉन्ग रन, एंड दिस विल build up your concepts over the time and it will help you in your examination as well. तो गाइज आज के लिए ये लेक्चर ख़त्म करते हैं, और जाने से पहले मैं आपको 5 होमवर्क क्वेश्चन भी दे के जाता हूँ। इनके आंसर आपने मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। सिर्फ ये बताना है ABCDE क्या आना चाहिए यहाँ पर। तो लेट्स सी आपको कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे से समझ आए हैं और आप कितना अच्छे से उनको फॉलो कर रहे हो। और गाइज अगर आपको हमारे कोर्सेज से जुड़ना है, बड़ा सिंपल सा तरीका है, नीचे लिंक दिया हुआ है, और अगर आपको इन सेशंस का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप ये PDFs भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन कीप दम विद यू, ताकि आपको रिवीजन में हेल्प मिले। तो गाइज अगर आपको हमारे कोर्सेज से जुड़ना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, बट मैं बस 20 सेकंड्स लेके एक बार फिर आपको बताता हूँ। आपने बस क्या करना है गाइज, आपने अपने ब्राउज़र पे जाना है और ब्राउज़र पे जाके आपको बस टाइप करना है edutap.in, EDUTAP edutap.in। जैसे ही आप सर्च करेंगे आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आएंगे। यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज दिखेंगे जो हम ऑफर करते हैं। यहाँ पे बीच में है बैंकिंग कोर्सेज, पे क्लिक कीजिए, नीचे आइए और ये रहा हमारा गाइस 2 दिन का बिल्कुल फ्री डेमो कोर्स। 2 दिन के लिए आप इस डेमो कोर्स को बिल्कुल फ्री यूज़ कर सकते हो, और इसमें सारे लेक्चर सब कुछ गिवन है, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, सभी का। और आप देख सकते हो क्या कंटेंट क्वालिटी हम आपको प्रोवाइड करते हैं इस कोर्स में। सो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बट अगर आपका कोर्स से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट है, प्लीज़ फील फ्री टू कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our official email ID. So thank you so much once again, guys. Keep on working hard, keep on putting in your efforts, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you and happy learning to all of you. Take care, bye bye. और जिनका अभी एग्जाम स्टार्ट हो रहा है SBI वालों का, उनको all the very best. So thank you, guys.